हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मैथ पावर कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं नंबर सीरीज एक्सरसाइज को लेकर। नंबर सीरीज एक्सरसाइज के आज शुरुआती जो 20 क्वेश्चंस हमारे होंगे वो स्पेशली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर होंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अलग अलग टाइप्स को हम अलग अलग क्वेश्चंस में यहाँ पर सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें जो सीरीज दी हुई है 4, 9, 14, 19, इस पूरी सीरीज का कौन सा पद है जो 109 होगा। तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना होता है कि ये सीरीज एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई दो पदों को आपस में घटाकर 19 में 14 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा डिफरेंट होता है वो 5 होता है। 14 में से 9 को घटाते हैं तो यहाँ पर भी 5 होता है। 9 में से 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर भी 5 होता है। मतलब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो सीरीज है ये एपी में है, जिसमें d का जो मान है d बराबर 5 आता है और यहाँ a बराबर हमें 4 ऑलरेडी दिया हुआ है। तब 109 कौन सा पद है? तो पद निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र के अनुसार अगर हम सवाल को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर a का मान हमें 4 दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 हमें प्राप्त करना है और d का मान हमारे पास है 5। जो tn का वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है 109। यहाँ से अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 5n और यहाँ पर 5 कम 5 माइनस के होते हैं और 4 प्लस के हैं तो 5n माइनस 1 इक्वल 109। यानी कि अगर n का मान हम यहाँ से प्राप्त करें तो 109 में एक पक्षांतर करके 110 करता है और 110 को हम भाग करते हैं 5 से और हमें यहाँ से प्राप्त होता है n बराबर 22। यानी कि विकल्प बी हमारा होता है करेक्ट आंसर। अब इस सवाल को हमने सूत्र के माध्यम से यहाँ किया हुआ है। इस सवाल को अगर हम पहले से सूत्र जानते हैं और हमें जो है इस सवाल को केवल और केवल पेपर में प्रोफेशनली एज ए कॉम्पिटिटर सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए हमारे पास इसका शॉर्ट ट्रिक, पहली बात तो सूत्र ही शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो इसका शॉर्ट ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 109 जो है ये nवा पद है और यहाँ पर जो प्रथम पद है वो a इक्वल 4 हमें यहाँ दिया हुआ है, प्रथम पद 4। अब ये जो प्रथम पद है, प्रथम पद को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पदों का जो डिफरेंट है वो 5 है। तो ये 5 तो अब प्रथम पद 4 है, ये 5 से कितना कम है? ये 5 से है 1 कम। इस जितनी कमी है अगर उस कमी को यहाँ 109 में पूरा कर दिया जाए तो ये 109 110 में चेंज होता है और हमारे पास जो डिफरेंट है वो 5 है। अगर इस 5 से हम 110 को भाग करते हैं तो हमें 22 ऑलरेडी प्राप्त हो जाता है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह दूसरी सीरीज दी हुई है 7, 10, 13 का कौन सा पद है जो 151 होगा। मतलब इस सवाल में या तो हम सूत्र का यूज करते हैं tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर जो तरीका मैंने अभी ऑलरेडी यहाँ पर बताया है उस तरीके को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो a है अर्थात प्रथम पद है वो हमें 7 दिया हुआ है। अब जो ये 13 और 10 का डिफरेंट है ये हमें आता है 3, यहाँ 10 और 7 का डिफरेंट वो भी आता है 3, यानी कि 3 जो है ये यहाँ पर सर्वांतर का काम करता है। अब इस सर्वांतर से अगर हम देख पा रहे हैं कि ये जो पद है प्रथम पद ये कितना अधिक है? 4 अधिक है। मतलब इस 151 में से अगर 4 घटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो डिफरेंट हमारे पास 5 था वो प्रथम पद से ज्यादा था, मतलब इस 109 में 1 की कमी थी। अब यहाँ जो डिफरेंट है हमारे पास वो 3 है और प्रथम पद a बराबर 7 है, मतलब ये जो 7 है ये 3 से ज्यादा है। पहले वाले सवाल में d का जो वैल्यू था वो ज्यादा था और इस सवाल में d का वैल्यू कम है और a का वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर कम था तो हमने tn में जितने की कमी थी उसे जोड़ा था और यहाँ पर ज्यादा है तो tn में जितना ज्यादा है उसे कम कर दिया जाए। मतलब जो 151 हमारे पास है, इस 151 में से 7 और 3 का डिफरेंट यानी कि 4 को अगर घटा दिया जाए तो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा 147। अब इस 147 को हम d अर्थात 3 से भाग करते हैं। 3 से भाग करने पर 3 चौक 12 है, बचता है 2 और 3 27, यानी कि 49वां पद। जो 49वां पद होगा वो 151 होगा। यहाँ हमें जो है विकल्प सी करेक्ट आंसर के रूप में प्राप्त होता है। यदि इस सवाल को हम tn के सूत्र के अकॉर्डिंग करते हैं तब अथवा के तरीके में हम जो है सूत्र का यूज करते हैं तो यहाँ पर a का वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है यहाँ पर 3 और टोटल वैल्यू है हमारे पास tn का 151। अब यहाँ हम देखते हैं कि
3n-3 इक्वल होता है 151 में से हम 7 को घटाते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त होने वाला जो मान है वो है 144। या यहाँ से अगर हमें n का मान चाहिए तो इस 3 को हम पक्षांतर करके लेकर जाते हैं, ये बनता है 147 और जो 3 n के साथ गुणा में है उससे करते हैं हम भाग। तो यहाँ पर 3 चौक 12 और 3 27 मतलब 49वां पद हमारा यहाँ आंसर बनता है और विकल्प सी होता है करेक्ट। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सोल्व करने के लिए या फिर इसके जो हमसे आंसर मांगा गया है उसे प्राप्त करने के लिए हम चाहे तो सूत्र का यूज कर सकते हैं और चाहे तो एज ए ट्रिक अपने माइंड का यूज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 3 में जो सीरीज हमें दी हुई है 1 3 5 7 इसी प्रकार 73 75 में कुल कितने पद हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 75 और 73 का डिफरेंट है वो मात्र 2 है। इसी प्रकार 7 और 5 का डिफरेंट है वो भी 2 है। 5 3 और 3 1 का डिफरेंट भी 2 है। मतलब यहाँ पर ये जो 2 है ये हमें सर्वांतर अर्थात डी का काम कर रहा है। डी बराबर यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 2। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्रथम पद अर्थात ए का जो मान है वो 1 है और अंतिम पद अर्थात एल का जो मान है वो 75 है। अब यहाँ हमारे पास सूत्र होता है एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में अगर हम ए का डी का मान लगाते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होने वाले हैं वो प्राप्त होने वाले हैं 1 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है हमारे पास 2 और एल हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 75। यहां से अगर हम एन माइनस 1 को बचाएंगे तो 75 इस एक को लेकर जाते हैं 75 की तरफ तो यहाँ बचते हैं हमें 74 और एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है 2 तो ये डिवीजन में जाता है और हमें प्राप्त होता है यहाँ से 37। यानी एन का जो मान बचेगा वो होगा 38। इस प्रकार विकल्प डी हमारा यहाँ होता है करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। श्रेणी में जो प्रथम पद है अर्थात ए है वो 201 है और जो अंतिम पद है यानी एल है वो 369 है। अब यहाँ पर 215 और 208 का जो डिफरेंट है वो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ से 7। 208 और 201 का डिफरेंट भी 7 है तो यहाँ पर जो सर्वांतर है वो तो हमें 7 प्राप्त हो चुका है। ए का मान 201 यहाँ दिया हुआ है और एल का मान 369। इस सवाल को बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूला में अगर हम मान लगाते हैं तो यहाँ से जो हमें मान प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे 201 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू से हमारे साथ और जो एल का मान है यहाँ पर हमारे पास है 369। अगर मैं एन माइनस 1 को यहाँ से बचाता हूँ तो 201 को 369 में से घटाते हैं 201 को इधर ले जाता हूँ 9 में से 1 जाता है 8 और 6 का 6 3 में से 2 जाता है 1 168। अब एन माइनस 1 के साथ जो है मल्टीप्लाई में है 7 तो इस 7 को लेकर जाते हैं बटे में यानी कि यहाँ से जो एन माइनस 1 का मान हमें प्राप्त होगा 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 तो 24 प्राप्त होगा। मतलब अगर मैं 1 का पक्षांतर 24 की तरफ करता हूँ तो एन अर्थात पदों की जो संख्या है वो मुझे प्राप्त होगी 25 और इस प्रकार हमारा यहाँ पर भी विकल्प डी होता है करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि 3 तथा 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इस सवाल को करने के लिए चाहे तो हम मैथमेटिकल प्रोग्रेशन का यूज कर सकते हैं या फिर इस सवाल को हम एपी के रूप में ना लेकर सीधे सीधे विकल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 से बड़ी संख्या और 200 से छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होती है तो 3 से बड़ी संख्या तो सबसे पहले 7 ही आ जाती है अगर हम सीरीज बनाने लगे और 200 से छोटी संख्या को अगर हमें प्राप्त करना है तो यहाँ पर हमारे पास जो ABCD विकल्प दिए हुए हैं इस विकल्प के हिसाब से हम देखते हैं 27 का पहाड़ा 7 में पढ़ के 27 सत्ते होता है 189 और यहाँ पर 28 का पहाड़ा पढ़ते हैं 28 सत्ते होता है 196। तो यहाँ पर अगर हम 28 गुणा 7 करते हैं तो आता है 196, 27 गुणा 7 करते हैं तो आता है 189, अब 29 गुणा 7 करते हैं तो आता है 203। मतलब हम इन तीनों संख्याओं में देख पा रहे हैं कि 203 200 से बड़ा है, 189 196 से छोटा है। मतलब ये जो 196 7 से विभाजित होने वाली 200 से छोटी अंतिम संख्या होगी। इसका मतलब यहाँ हमारा जो विकल्प बी है ये हमारा होता है करेक्ट आंसर। और इस करेक्ट आंसर से हमें पता चलता है कि जो 3 से 200 के बीच में 7 से विभक्त होने वाली संख्याएं हैं उसका जो अंतिम संख्या है वो आती है 196 और ये 196 का जो नंबर है उसके लिए n बराबर आता है 28। ओके, तो इस सवाल को एपी की सीरीज के रूप में ना लेकर सीधे सीधे हम गुणनखंड विधि से भी कर पा रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, मतलब यहाँ पर हम Sn
वाले सूत्र का यूज करेंगे। एपी में जो एसएन का मान होता है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो प्रथम पद है ए बराबर 51 है, और 100 तक की प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, मतलब जो अंतिम पद है वो 100 है, और यहाँ पर 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब 51 के बाद 52, 53, 54, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जो डिफरेंट होता है वो डी बराबर होता है 1। तो डी की तो वास्तव में आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम एसएन निकालते हैं तो एसएन निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब यहाँ n/2 इंटू ए प्लस एल के लिए हमें n का तो पता हो, हम जानते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्या है तो 100 है, तो फिर 51 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उसमें n बराबर जो होगा वो 50 होगा। अब इस 50 को हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो 50/2 और 51 प्लस 100 यानी 151, 2 से हम काटते हैं 50 को तो आता है 25। अब 25 की गुणा करते हैं 151, 25 कम 25 हासिल बचते हैं 2, 25 पंजे 125 और 2 होते हैं 127, यानी कि बचते हैं 12, 25 कम 25 और 12 होता है 37, 3775। विकल्प ए यहाँ पर हमारा होता है करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हमसे बोला गया है 100 से कम सभी समप्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो जब प्राकृत संख्याओं की बात करी गई है तो सबसे छोटी जो समप्राकृत संख्या होती है वो होती है 2, मतलब यहाँ पर a इक्वल आता है 2, और इसी सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर 2, 4, 6 करते हुए, तो इसमें 100 से छोटी जो प्राकृत संख्या होती है समप्राकृत संख्या वो होती है 98, यानी कि ये है हमारे पास l का मान। अब इस 98 से अगर हम बात करते हैं n की, तो n प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर समप्राकृत संख्याओं की बात करिए, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, जो इनमें डिफरेंट होता है वो होता है 2 का, तो यहाँ से हमें जो d का मान प्राप्त होता है वो तो होता है 2। अब जो n का मान हमें प्राप्त होगा, हम इस 2 से अगर l को भाग करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 49। मतलब हमसे पूछा गया है समप्राकृत संख्याओं का योग, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं S49 इक्वल n/2 यानी कि 49/2 और a प्लस एल, मतलब a का मान है हमारे पास 2 और l का मान है हमारे पास 98। यहाँ 98 प्लस 2 होता है 100, और 2 से अगर 100 को भाग करते हैं तो आता है 50, यानी कि 49 गुना 50 हमारा आंसर होगा 5 9 45, 5 चौ 20 और 4 24, यानी कि 2450। और इस प्रकार हमारा विकल्प सी होता है करेक्ट आंसर। ओके, सूत्र हमारे पास वही है, SN इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास यहाँ जो सीरीज है 1 + 2 + 3, ये 49 50 तक, और 50 के बाद में फिर ये सीरीज जो है घटते हुए क्रम में है 49 48 करते हुए 3 to 1 तक। मतलब अगर इसे गौर से देखा जाए तो 1 से लेकर 49 तक एक सीरीज है और 49 से 1 तक एक सीरीज है। अब इन्हें उल्टा या सीधा किसी भी क्रम में जोड़ो, ये दोनों ही सीरीज सेम टू सेम काम कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम a बराबर लेते हैं 1 और l बराबर लेते हैं 49, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो S49 है वो S49 2 बार है। तो यहाँ हम सूत्र बना सकते हैं 2 गुना n/2 यानी कि 49/2 इंटू a प्लस एल। तो a का मान है हमारे पास 1 और l का मान है हमारे पास 49, और इसमें दोनों ही सीरीज के बाद में जो ये 50 है ये बिल्कुल अलग है, 2 से 2 खत्म। तो यहाँ जो हमें मान बचता है वो बचता है 49 इंटू 50 प्लस 50। अगर मैं इसमें से 50 को कॉमन ले लेता हूँ तो 49 प्लस 1 बचता है, यानी कि 50 × 50। इसे सोल्व करते हैं तो 5 पंजे 25, अर्थात 2500 हमारा जो है विकल्प बी को करता है करेक्ट। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है यदि a-2 और 3a समांतर श्रेणी अर्थात एपी में है तो a का मान कितना होगा। अगर कोई 3 पद हमारे पास एपी में होते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद इन दोनों के योग का अंतर मध्य पद के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों का समांतर श्रेणी में है तो मध्य का जो पद होगा वो समांतर माध्य का काम करेगा। समांतर माध्य है तो समांतर माध्य में हमारे पास जो सूत्र होता है am के लिए वो होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं a प्लस l/2। तो यहाँ पर जो am का वैल्यू है हमारे पास सूत्र के अनुसार वो है a-2। अभी इस a-2 की और करते हैं 2 से गुणा, या फिर सीधे सीधे मान लगाते हैं a प्लस l/2 के हिसाब से। तो यहाँ पर a का मान है a और l का मान है 3a और करते हैं आधा। तो 4a का आधा करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2a, और 2a में हमें दिया हुआ है a-2।
इस a को हम लेकर जाते हैं 2a की तरफ, तो यहां से हमें बचता है a और a बराबर आता है -2। मतलब यहां हमारे पास जो विकल्प बी होता है करेक्ट आंसर। ओके, ये हमारे पास है an और यहां पर ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 अर्थात 10 में हमसे कहा गया है 2 अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो यहाँ पर 2 अंकों की सभी प्राकृत संख्याएं, मतलब अगर हम 2 अंकों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर जो शुरुआत होगी वो 10 से होगी। मतलब पहली संख्या आएगी 10, 10 के बाद आएगा 11 और इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी 100 तक, क्योंकि 100 में होते हैं अंक 3, तो 100 से पहले जो 2 अंकों की संख्या होती है वो होती है 99। अब यहाँ 10 से लेकर 99 तक जो कुल संख्याएं होंगी, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 से लेकर 9 तक की संख्या शुरू में छूट गई और 100 आखिर में छूटा है, तो कुल मिलाकर 10 संख्याएं जो है वो कम हो गई हैं। 100 की गिनतियों में 10 संख्याएं कम हो गई हैं, तो इसमें जो n बराबर होगा 90। यहाँ d बराबर 1 है, क्योंकि प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का तो जो अंतर होता है वो 1 ही होता है। अब यहाँ a का मान हमें प्राप्त है 10 और l का जो मान है वो हमारे पास है 99। सूत्र लगाएंगे S90, तो S90 का सूत्र हमारे पास होता है n/2 इंटू a प्लस l। मतलब यहां से हम 2 से करते हैं भाग, तो आता है हमारे पास 45 गुणा 109। 109 पंजे होते हैं 545, 545 का लेते हैं 5, हमें बचता है 54 और 109 चौके होते हैं 436। 436 में अगर हम जोड़ते हैं 54 को तो हमें प्राप्त होता है 490। मतलब 4905 ये हमारा होता है आंसर और यहाँ विकल्प ए होता है हमारा करेक्ट। ओके, अगर हमें एपी में पदों के योग का और 90 पद का सूत्र निकालना याद है या फिर हमसे सूत्र आता है, तो यहाँ अब तक के जो 10 सवाल हमने किए हैं इनमें कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एपी के अलग अलग टाइप में हमें आंसर यहाँ पर जो है मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पर जो सूत्र है वो 3 ही काम करते हैं मेरे लिए। सबसे पहले 90 पद का a + n-1 इंटू डी, दूसरा समांतर माध्य का a + l/2 और तीसरा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी या n/2 इंटू a + l। a + l मोस्टली यूज होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला गया है 2 अथवा 5 से विभक्त होने वाली 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 2 की। तो 2 से विभक्त होने वाली संख्याओं की जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 2, 4, 6 और ये सीरीज बनेगी 100 तक। फिर हमारे पास जो दूसरी सीरीज होगी 5 से विभक्त होने वाली संख्या होगी, तो वो शुरुआत होगी 5 से, 5, 10 और इसी प्रकार ये सीरीज भी होगी 100 तक। लेकिन इन दोनों ही सीरीज में हम देख पा रहे हैं कि 2 से भी विभाजित होती है संख्या और 5 से विभाजित होती है, वो संख्या है 2 पंजे 10। यानी कि इन दोनों ही सीरीज में जो संख्या हमारे पास आई है उभयनिष्ठ रूप में वो आई है 10। इसी प्रकार 10 से विभाजित होने वाली 100 तक की सभी संख्याएं 2 से भी विभाजित होंगी और 5 से भी विभाजित होंगी। तो उन संख्याओं को यहाँ पर दोहरा दिया गया है। तो दोहराने के लिए इन संख्याओं को हम करते हैं अंतर, तो अंतर होगा ये 100 तक। अब यहाँ हमारे पास 3 सीरीज बनी है। पहली सीरीज जो 2 से लेकर 100 तक है, इसमें जो n होगा वो 50 होगा, और दूसरी सीरीज जो 5 से लेकर 100 तक है, इसमें जो n होगा वो 20 होगा। क्यों? क्योंकि 5 से हम 100 को काटते हैं तो 20 आता है। यहाँ पर 2 से हम 100 को काटते हैं तो 50 आता है। अब 10, 20 और 100 तक की जो तीसरी सीरीज है, इसमें n बराबर जो होगा वो 10 होगा, क्योंकि 10 से अगर 100 को विभाजित किया जाता है तो 10 आता है। तो इन तीनों ही सीरीज के लिए हम जब Sn का सूत्र लगाएंगे तो Sn के सूत्र में हम देखेंगे AL AL AL, मतलब यहाँ जो Sn का मान आएगा वो आएगा 50/2 इंटू 2 + 100। इसी प्रकार फिर से प्लस करेंगे 20/2 इंटू 5 + 100 माइनस 10/2 इंटू 10 + 100। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 50 को 2 से भाग करते हैं तो आता है 25 और 25 को गुणा करते हैं 102 में तो 25 दूनी 50 और 25 कम 25, 2550 आता है यहाँ का योग, प्लस 2 से काटते हैं 10 बार और 105 की करते हैं 10 से गुणा, तो ये आता है 1050। फिर 10 से काटते हैं
10 को काटते हैं 2 से तो आता है 5 और ये हो जाता है 110। 110 पंजे होता है 550। मतलब हम इस 2550 में से 550 को अगर हटाएं तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है 2000 और इसमें जोड़ते हैं हम 1050 को तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 3050। इस प्रकार हमारा विकल्प सी होता है यहाँ करेक्ट आंसर। सवाल एक है लेकिन इसमें सीरीज 3 है जिसमें से पहली और दूसरी सीरीज को जोड़ा गया है और तीसरी सीरीज को यहाँ पर घटाया गया है। क्यों? क्योंकि तीसरी सीरीज दो के डिफरेंट में भी आती है और 5 के डिफरेंट में भी आती है। अब एक या तो 2 के डिफरेंट में सीरीज को ले लिया जाए या फिर 5 के डिफरेंट में ले लिया जाए, लेकिन लेंगे तो एक ही बार, तो इस वजह से यहाँ पर हमने तीसरी सीरीज को घटाया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। ये सवाल फिर से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 7 से विभाजित होने वाली संख्या की बात करी गई थी, यहाँ पर 6 से विभाजित होने वाली संख्या की बात करी गई है। तो पहली बात तो हम चाहें तो इसका आंसर निकालने के लिए हम 6 से गुणा करके यहीं पर देख सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 102 होती है। 17 छक्का 102, यानी कि यहाँ पर जो ए है वो 102 है। इस 102 के बाद 6 से विभाजित होने वाली संख्या होगी 108 और ऐसे ही विभाजित होते होते हमारे पास जो 6 से विभाजित होने वाली अंतिम संख्या होगी वो 999 के समथिंग होगी। तो 999 को हम भाग करते हैं 6 से, हम देखते हैं 6 एकम 6 बचता है यहाँ से 3, 6 छंग 36, फिर बचता है 3, 6 छंग 36, फिर बचता है हमारे पास 3। मतलब 999 में से अगर 3 घटा दिया जाए तो 996 जो होगी वो 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। हम देखते हैं यहां पर ए का मान आता है 102 और यहां से हम अगर इसे 6 से विभाजित करें तो हमें जो प्राप्त मान होगा वो होगा 17 और इस 996 को अगर हम 6 से विभाजित करें तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 166। मतलब ये 11वें पद का मान है और ये प्रथम पद का मान है। अगर इस 166 में 17 को घटा दिया जाए तो यहाँ पर हम जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग में होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद और 1 का योग। मतलब 166 में से अगर 16 को घटा दिया जाए तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 150 और 150 यहाँ पर जो आंसर है हमारा विकल्प बी करेक्ट होता है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस सवाल को करने की आवश्यकता हमें नहीं है। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से भी इस सवाल को करते हैं तो यहाँ पर हम करते हैं L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र से। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र में भी हमें जो है यहाँ पर जो a का मान है वो 996 में से घटाना होगा और n माइनस 1 इंटू डी करने के लिए 6 से हमें विभाजित करना होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली L इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला गया है 13 में 100 से 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना है। तो सबसे पहले तो 100 से 200 के बीच की विषम संख्याओं की सीरीज बनाएं तो हमें यहाँ पर जो पहली विषम संख्या प्राप्त होगी वो होगी 101 एपी के लिए, फिर दूसरी होगी 103 और इसी प्रकार जो 200 से छोटी विषम संख्या होगी वो होगी 199। मतलब ये जो 199 है ये अंतिम पद है और ये जो 101 है ये हमारा प्रथम पद है। अब हम जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक जो विषम संख्याएं होती हैं वो 50 होती हैं। जाहिर सी बात है 100 से लेकर 200 के बीच में जो विषम संख्याएं होंगी उनमें भी n का मान 50 ही होगा। तो यहाँ अगर हम S50 करते हैं इस AP के लिए तो हमें सूत्र प्राप्त होता है n/2 इंटू a प्लस l। a का मान है 101 और l का मान है 199, मतलब ये बनता है 300। हम इसे लिख सकते हैं 25 गुना 300 और 25 दिया होते हैं 75 के आगे लगाते हैं 2 जीरो और यहाँ से हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है 7500। विकल्प डी हमारा होता है करेक्ट। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 अर्थात 14 में हमसे बोला गया है 5, 6, 7 से लेकर 19 तक का जो इस सीरीज का योग है वो कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये सीरीज है 5 से लेकर 19 तक की प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है। मतलब इसमें जो है जो डिफरेंट है वो 1 है और पदों की जो संख्या है वो 19 माइनस 4 यानी कि 15 है। क्योंकि यहाँ पर 5 से शुरुआत है तो 4 तक की संख्या यहाँ से गायब है तो हमने 4 को यहाँ से घटा दिया, मतलब 15 हमारे पास बचता है। अब देख पा रहे हैं a का मान है 5 और l का मान है 19
एन हमें प्राप्त हुआ है 15, तो यहाँ पर S15 अगर हम लगाते हैं तो Sn इक्वल टू n/2 यानी कि 15/2 इंटू a प्लस एल। ए का मान है 5 और एल का मान है 19। 19 5 होते हैं 24, 2 से अगर इसे काटा जाए तो आता है 12, मतलब 15 गुना 12 अगर हम करते हैं तो 12 पंजे 60 और 12 ढाई 120 यानी कि 180 हमारा आंसर होता है और विकल्प सी होता है करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात 15 में हमारे सामने एक सीरीज है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इसी प्रकार 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब। इन पांचों नंबर के घन का जो योग है वो 225 है, होता ही है कन्फर्म। अब हमें बताना है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये जो 5 नंबर हैं इनका जो घनों का योग है वो कितना होगा। तो अब एक सीरीज हमें यहाँ पर कंडीशन के रूप में दी गई है और दूसरी सीरीज हमें यहाँ पर मान निकालने के लिए दी गई है। तो इन दोनों सीरीज को हम आपस में रिलेटेड कैसे करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नीचे वाली सीरीज है ये सभी सम संख्याओं की सीरीज है, मतलब अगर इनके घन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो इन सभी में 2 कॉमन है, और अगर घनों को ले लिया जाए तो 2 का घन इसमें जो है पूरा पूरा कॉमन हो जाता है। मतलब अगर मैं 2 के घन को यहाँ कॉमन ले लूँ तो ऊपर वाली सीरीज जो है वो हमें नीचे वाली सीरीज में से बच जाती है। अब नीचे वाली सीरीज का जो योग है हमारे पास वो पहले से ही 225 हमें दिया हुआ है। 2 का घन का मान होता है यहाँ पर 8 और जो सीरीज के अंदर है इसका मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है 225। 225 के हम करते हैं 8 से गुणा, तो यहाँ 225 चक्का होते हैं 900 और 900 दूनी होते हैं 800, मतलब 900 दूनी 1800। सॉरी, यहाँ पर विकल्प सी हमारा होता है करेक्ट आंसर। 8 में 40 का सिफर हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर। यहाँ हमारे सामने एक सवाल है कि 1089 पृष्ठों की एक पुस्तक में विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ हैं। अभी ये केवल एक क्वेश्चंस की कंडीशन है। वास्तव में हम जानते हैं कि अगर कोई भी पुस्तक है तो उसमें जो पृष्ठ होंगे वो सम या विषम की गिनती में हो सकते हैं, जो पेपर होंगे वो सम या विषम की गिनती में हो सकते हैं, लेकिन एक ही पेपर के जो पृष्ठ होते हैं वो लेफ्ट और राइट में हमें एक ही पेपर में 2 पृष्ठ मिलते हैं। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेपर्स की संख्या चाहे सम है चाहे विषम है, लेकिन पृष्ठ की संख्या को, यानी कि एक पेपर में होते हैं पृष्ठ 2, तो अगर पेपर्स की जो संख्या है वो सम है तो 2 से गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। अगर पेपर्स की संख्या विषम है तो 2 से गुणा करने पर फिर भी हमें सम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर एक अजीब कंडीशन हमारे सामने है कि जो पुस्तक के जो पेपर हैं उनमें पृष्ठों की संख्या 1089 दी गई है। ये केवल सपोज वाली बात है, वरना हम जानते हैं कि अगर 1089 पृष्ठ हैं तो एक पृष्ठ का नंबर यहाँ पर छूटा हुआ है, या तो 1090 पृष्ठ हो या फिर 1088 पृष्ठ। अब यहाँ पर 1089 पृष्ठ है तो जाहिर सी बात है एक सम नंबर यहाँ पर छूटा हुआ है। अगर हम इस नंबर को अपनी तरफ से मान लेते हैं तो यहाँ पर जो पृष्ठ होंगे वो कुल 1090 होंगे। और जब 1090 हैं तो यहाँ पर जो पेपर्स की संख्या होगी वो 1090 का आधा होगी, क्योंकि एक पेपर में 2 पृष्ठ होते हैं, 2 पंजे 10, यहाँ से हमें 545 पेपर प्राप्त होते हैं। अब जितने पेपर होंगे उस पेपर में उतने ही सम नंबर होंगे और उतने ही विषम नंबर होंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि विकल्प सी जो विषम नंबर हैं वो 545 अर्थात विकल्प सी को करेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम 545 को कंफर्म इसलिए करते हैं क्योंकि पृष्ठ की जो शुरुआत होती है वो नंबर 1 से होती है। 1 विषम संख्या है, मतलब विषम संख्या से शुरुआत होती है और अंत जो होता है वो सम संख्या से होता है, अर्थात 1090 से होता है। अब अगर हमसे सवाल में पूछा जाता कि 1089 पृष्ठ हैं और पुस्तक में सम संख्या वाले कितने पृष्ठ होंगे, तो यहाँ पर विषम संख्या वाले पृष्ठ तो हमने जो है 545 कंफर्म कर दिए, लेकिन जो सम संख्या वाले पृष्ठ होंगे वो 1089 के हिसाब से एक कम होगा, मतलब सम संख्या के जो पृष्ठ होंगे वो 544 होंगे, क्योंकि 544 और 545 1089 बनता है। अगर पेपर्स की संख्या 545 मानी जाए तो सम पृष्ठ भी और विषम पृष्ठ भी दोनों 545 ही कंफर्म होंगे। ओके, अब इस सवाल को हम जो है एपी के अकॉर्डिंग भी अगर करें तो हम जानते हैं कि पुस्तक का जो प्रथम पृष्ठ है वो 1 से शुरू होता है, फिर दूसरे पेपर का पृष्ठ जो है वो 3 से शुरू होता है, और इसी प्रकार जो अंतिम पृष्ठ है यहाँ पर 1089 होता है। तो इस 1089 के हिसाब से हम इसे एक को तो मानते हैं ए और 1089 को मानते हैं एल। यहाँ पर जो डी है, डी का मान होता है 2। अब हम यहाँ से जो सूत्र लगाते हैं एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हमारे पास है यहाँ से 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू है हमारे पास 2, और यहाँ पर जो एल का मान है वो है 1089। अगर हम यहाँ
n-1 बचाते हैं तो ये जो 1 है ये 1089 में करता है माइनस, तो माइनस करने पर यहाँ से हमें बचेगा 1088। n-1 के साथ है 2 मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा डिवीजन में। हम इसे काटते हैं तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा 544। तब n-1 544 है, तो यहाँ से जो n बराबर आएगा वो 544 प्लस 1 यानी कि 545 होगा। तो चाहे तो हम यहाँ पर एपी के फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं और चाहे इसे व्यावहारिक रूप से हम पेपर्स की संख्या के हिसाब से सम और विषम मानकर सोल्व कर सकते हैं। ओके, मेरे हिसाब से तरीका ये बेस्ट है। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 अर्थात 17 में हमसे कहा गया है 1 से 1000 के बीच में 5 से विभक्त होने वाली कुल संख्याएं कितनी है। तो 1 से 1000 के बीच में 5 से विभक्त होने वाली संख्याएं अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो जो एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन के आती है वो आती है 5, 10 और इसी प्रकार जो 1000 से छोटी 5 से विभाजित होने वाली संख्या होगी वो होगी 995। ये 995 है अंतिम पद और जो 5 है ये है प्रथम पद। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या की बात करी गई है, तो यहाँ पर जो डी का मान होगा वो डी का मान भी 5 ही होगा। इस 5 से अगर हम 995 को भाग करते हैं तो हमें यहाँ से जो n प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 5 × 5 बचता है 4, 5 × 9 45 बचता है फिर से 4 और 5 × 9 45 यानी कि 199। तो इस 199 से विकल्प सी होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 अर्थात 18 को लेकर। यहाँ पर हमसे कहा गया है 310 तथा 325 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो हम जानते हैं 310 और 325 के बीच की संख्याएं हैं, उनमें जो एपी की शुरुआत होगी वो होगी 311 से, फिर आता है 312 और अंत में आता है 324। अब 311 से लेकर 324 तक जो n का मान आएगा वो मात्र यहां पर होगा 14। फिर इस 14 के अतिरिक्त यहां पर जो a है वो है 311 और जो l है वो है 324। तब हम यहां पर योग निकालेंगे S14 इक्वल 14/2 इंटू a प्लस एल अर्थात 311 प्लस 324। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 635 और 635 को हम यहाँ पर गुणा करते हैं 2 7 14 अर्थात 7 से। तो 7 पंजे 35 का होता है 5, हासिल बचे 3, 7 21 और 3 24, हासिल बचते हैं 2, 7 6 42 और 2 44, 4445 अर्थात विकल्प ए यहाँ पर हमारा होता है करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है कि 3 + 5 + 7 और ये n पदों तक का जो अनुपात है 5 + 8 + 11 10 पदों तक के योग से वो 7 के बराबर है। तब n का मान यहाँ पर कितना है। हम देखते हैं इस जो अंश है, अंश में सीरीज का जो डिफरेंट है वो 2 है और हर में जो सीरीज का डिफरेंट है वो 3 है। यहाँ पर 11 में से 8 घटाएं या 8 में से 5 घटाएं तो 3 आता है। तो यहाँ पर अगर हम मान निकालते हैं Sn के हिसाब से तो Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a। यहाँ पर a का मान है 3 तो ये हो जाता है 6 प्लस n-1 इंटू d का मान है हमारे पास 2 बटे नीचे हम करते हैं 10/2 इंटू 2a यानी कि a का मान है यहाँ पर 5 तो 2 पंजे होते हैं 10 प्लस 10 - 1 और गुना में आता है यहाँ पर 3 और इसका जो डिफरेंट रेशियो है वो 7 के बराबर है। अब हम इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 से 2 होता है कैंसिल, n/10 यहाँ बचता है और इसी सीरीज को अगर हम आगे करते हैं तो ये होता है हमारे पास 2n - 2 और यह हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2n + 4। अब नीचे जो हमारे पास मान बचा हुआ है 10 में से 1 जाता है होता है 9 या 27, 27 और 10 होते हैं यहाँ पर 37 और ये जो बराबर मान है वो है 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो हमें जो मान यहाँ से प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे 2n² प्लस 4n इक्वल 10 × 70 मतलब 7 × 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 × 21 21 और 4 25 2590।
इस पूरी सीरीज में अगर 2 से भाग कर दिया जाए तो 2 से भाग करने पर जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा n स्क्वायर प्लस 2n, और आगे हम 2 से भाग करते हैं, माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 पंजे 10, 1295। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस 1295 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनते हैं 35 गुणा 37, मतलब n स्क्वायर प्लस 37n और माइनस 35n और माइनस 1295। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर n कॉमन लेने पर आता है n प्लस 37, तो जो प्लस वाला रेशियो है वो तो हमारा अमान्य हो जाता है। अब यहाँ से अगर मैं माइनस का 35 लेता हूँ तो n के साथ जो माइनस वैल्यू है उस n इक्वल को हम 35 यहाँ पर बना सकते हैं आंसर, मतलब विकल्प ए यहाँ पर होता है करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अर्थात आज के वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 1/5 हो तो n का मान कितना होगा। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र हम जो है इससे पहले नंबर सिस्टम एक्सरसाइज में बेसिक्स में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग उनके वर्गों के योग का। अब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं तो वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब हमसे जो कंडीशंस कही गई है वो ये है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग अर्थात n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, उनके वर्गों का योग अर्थात n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 का 1/5 भाग है, यानी कि इसका भी 1/5 भाग है। तो n का मान कितना होगा। अब हमारे पास ये कंडीशन जो है यहाँ पर संतुलित हो चुकी है, तो हम देखते हैं n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पर जो बचता है 1/2 बचता है। अब हम इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा 2n प्लस 1 अपॉन 2 से काटते हैं 2 3 6 तो 3 पंजे 15, 2n प्लस 1 अपॉन 15 इक्वल टू हमारे पास बचता है 1 अपॉन 1। अब इस 1 अपॉन 1 को करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा 2n प्लस 1 इक्वल 15, या n इक्वल 15 माइनस 1 को लेकर जाते हैं 15 की तरफ तो ये होता है 14 और अपॉन 2, क्योंकि हम जो है मल्टीप्लाई के 2 को ले जाते हैं डिवीजन में, 2 7 14, यानी कि n का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है 7, और इस प्रकार हमारा विकल्प सी होता है करेक्ट। ओके, उम्मीद करते हैं कि कॉम्पिटिटिव मैथ नंबर सीरीज एक्सरसाइज का ये आज के 20 क्वेश्चंस का जो हमारा वीडियो है आपको आया होगा पसंद। यदि वास्तव में वीडियो को आपने पसंद किया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।